गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम सेकंड चैप्टर फिज़िक्स का पढ़ रहे थे, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मैं एक क्विक रिकैप देता हूँ जितना भी हमने इस लेसन में पढ़ लिया है। सारी थ्योरी का रिवीजन करते हैं पहले, उसके बाद इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। वो क्या था कि उसको मैंने एक एग्जांपल से बताया था, जैसे कि मैं इस तरफ 10 न्यूटन फोर्स से इसको खींच रहा हूँ, इस तरफ भी 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा हूँ इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये जो पॉइंट है किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है, इन फोर्सेस को हमने बैलेंस्ड फोर्सेस बोला था। और अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस ना करें, सपोज़ इधर तो मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, इधर मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, मतलब इधर तो मैं ज़्यादा ज़ोर से खींच रहा हूँ, इधर कम ज़ोर से खींच रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इस तरफ मूव करेगा क्योंकि इस तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हमने लगा रखा है। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं, कि जिसको बैलेंस ना कर पाए। वो एक फोर्स भी हो सकता है, 2 3 4 कितने भी फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं होते। जैसे इधर देखो, फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये पॉइंट इस तरफ फोर्स लगा रखा है, तो ऑब्वियसली पॉइंट इस तरफ मूव करेगा, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जांपल है। सेकंड, इस तरफ ज़्यादा फोर्स लगा रखा है, इस तरफ कम फोर्स लगा रखा है, तो भी इस तरफ मूव करेगा क्योंकि ये वाला फोर्स पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो पाया था। इसको भी हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और जो मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्सेस होते हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया पढ़ा था। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को रिटेन कर सकता है, रिटेन रख सकता है। मतलब रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर मूव कर रहा है तो मूव करते रहना चाहता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैंने समझाया था। ठीक है, और अगर नहीं आपको याद तो उन वीडियोस को पहले रेफ़र करो, उनको देखो, अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझो। उसके बाद हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, जो आई थिंक 15 डेज़ पहले ही हमने पढ़ा था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था? सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था, फोर्स को डिफ़ाइन किया था हमने उसमें, फोर्स को सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। और इसको पढ़ने से पहले हमने मोमेंटम पढ़ा था। मोमेंटम क्या था? कि कोई पार्टिकल है, उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास इनटू वेलोसिटी, इसको हमने क्या बोला था? मोमेंटम। और ये हमको क्या बताता था? मोशन की स्ट्रेंथ के बारे में बताता था। इसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था? सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। क्या बोल रहा हूँ मैं? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। यानी अगर हम क्या करें, चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दें तो वो फोर्स के इक्वल होगा। ये भी हमने पढ़ लिया था, है ना। F इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँगा मैं चेंज इन मोमेंटम, पूरा चेंज इन मोमेंटम, इसको एक सिंबल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना प्लीज़। हाँ, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने डेल लिखा, आप पूरा लिखोगे फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। दिस इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दो तो वो फोर्स के इक्वल आता है। दिस इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इससे हमने क्या निकाला था? F इक्वल्स टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला फॉर्मूला भी हमने निकाला था। ठीक है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो उस वीडियो को रेफ़र करो, जो आई थिंक 15 to 20 डेज़ पहले, शायद 16
जून को आपको सेंड की थी मैंने, तो उसको जाके देखना। 7-8 मिनट की शायद वीडियो थी, उसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था मैंने। फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के बाद हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ पढ़ा था। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ ये भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरह ही था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज था, और ये मैंने बोला था इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देख लेना। जैसे देखो, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये आ गया फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर मैं आपको कह दूं कि किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो F की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F की जगह पे 0 पुट कर दोगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2t इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और 0 के साथ किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही बन जाता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक है, उसके बाद में ये P इनिशियल है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, इस लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। P इनिशियल क्या चीज़ है, इनिशियल मोमेंटम। P फाइनल क्या चीज़ है, फाइनल मोमेंटम। दैट इज़ हम बोल सकते हैं कि अगर फोर्स की वैल्यू 0 है तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, या ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा, या ये भी बोल सकते हैं कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दिस इज नोन एज मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। इफ external force is 0 then momentum of system remains conserved. This is known as momentum conservation law. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया था। एग्जाम्पल क्या था, देखो इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल में मैंने आपको बोला था कि आइस के ऊपर एक पर्सन बैठा है, ठीक है, उसने बैग टांग रखा है सपोज, ठीक है, बैग टांग रखा है। तो उसको क्या करना है, एक एंड, जैसे ये आइस की स्लैब है, ठीक है, पर्सन यहाँ पे बैठा है, तो उसको इस एंड पे पहुँचना है। अगर वो चलने की कोशिश करता तो फ्रिक्शन है नहीं, वहीं पे फिसल के गिर जा रहा है, किनारे पे वो पहुँच ही नहीं पा रहा है, एंड पे पहुँच ही नहीं पा रहा है, एज पे। तो वो कैसे पहुँच सकता है, वो अपना जो बैग है ना उसको इधर फेंक देगा। अगर वो बैग को इधर फेंक देगा तो फिर उस पर क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण उसकी बॉडी इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो वो बैग अगर इधर जाएगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण उसकी बॉडी इस तरफ मूव करेगी। देखो यहाँ पे शायद आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन जब आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे ना तब ये वाला फिनोमेना आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो अगर ये वाली बात जो अभी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया नहीं समझ आया ना, तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ना है ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उससे इसको ज़्यादा डिटेल में हम समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको गन रिकॉइल वाला एक आर्टिकल है वो बताना चाहता हूँ, गन रिकॉइल वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है इसका एक एग्जाम्पल ही है। अब देखो मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। अरे सुनो, आपके पास एक गन है, ये रही गन। मेरी ड्राइंग स्किल्स थोड़ी सी ज़्यादा ही ज़बरदस्त है, तो माइंड मत करना। इसके अंदर बुलेट है, ठीक है। पहले दोनों ही रेस्ट पे हैं, गन भी रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है, गन भी रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है। अब आपने क्या किया, फायर कर दे इसको। फायर किया, जैसे ही आपने ट्रिगर दबाया, ये जो बुलेट है ये फुल स्पीड में इस तरफ जाएगी। लेकिन आप क्या फील करोगे, ये जो आपकी गन है, बुलेट इस तरफ जाएगी और जो गन है ये रिकॉइल होएगी इस तरफ, ठीक है। अगर बुलेट इस तरफ जाएगी तो गन है ना, इसको अपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा झटका लगेगा ना, तो वो उसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। वैसे इसका कारण क्या है, इसका एक्शन रिएक्शन लो कारण है कि किसी पे हम एक्शन फोर्स लगाते हैं तो एक रिएक्शन फोर्स भी हम पे लगता है, वो हम पढ़ेंगे, वो इससे नेक्स्ट आर्टिकल है। लेकिन पहले इसको मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के साथ डील कर लेते हैं, फिर एक्शन रिएक्शन फोर्स से इसको और ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो अभी मैं क्या बोल रहा था, मैंने बोला मेरे पास एक गन है, गन के अंदर बुलेट है, मैंने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है, रेस्ट पे है,
ठीक है। मैंने जैसे ट्रिगर दबाया तो गन से बुलेट निकली फुल स्पीड में, बुलेट जा रही आगे फुल स्पीड में, और मेरे हाथ में जो गन है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी, ठीक है, मेरे हाथ पे झटका सा मारेगी, ठीक है। तो वो जो रिकॉइल स्पीड है वो मेरे को फाइंड करनी है। देखो आपने एक बात यहाँ पे देखी, आपने तो बस हल्का सा ट्रिगर दबाया, बुलेट को किसने एनर्जी दी, कितनी इतनी स्पीड दी किसने? इसका रीज़न है जो बुलेट जो अपनी गन है ना, गन की इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि जैसे हमने हल्का सा ट्रिगर दबाया, गन की इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड दे देती है बुलेट को। तो मतलब गन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो रिस्पॉन्सिबल है बुलेट की स्पीड के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने बाहर से ना के बराबर फोर्स लगाया है, बाहर से हमने कोई फोर्स लगाया ही नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो बॉडी का मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए ना, मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ऑब्वियसली रहना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ यही तो कह रहा था कि इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो है तो बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब क्या करते हैं, ये जो गन और बुलेट का सिस्टम, इसका इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं, फिर फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इक्वल रख देते हैं, क्योंकि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम तो बराबर ही रहना चाहिए ना। तो इससे मैं गन की रिकॉइल स्पीड निकाल सकता हूँ। तो करते हैं भाई साहब, देखते जाओ, बहुत ही ईजी है। अब देखो इनिशियल मोमेंटम, पहले देखो इनिशियल मोमेंटम लिखो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट, वो क्या होगा? आप क्या करोगे, मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। इस सिस्टम के अंदर कौन कौन है? 2 मेंबर्स हैं अभी, एक तो बुलेट है एक गन है। तो क्या करोगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, शुरू में रेस्ट पे था तो 0, प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई हो 0, तो ये टर्म भी 0 बन गई, ये भी 0 बन गई, तो पी इनिशियल क्या आ गया हमारे पास? 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू 0, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने ट्रिगर दबा दिया, बुलेट अपनी स्पीड से जाने लगी, गन अपनी स्पीड से रिकॉइल होने लगी। तो फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं, फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, वो देखो, सपोज़ जो मेरी गन है, सपोज़ जो बुलेट है, ये बुलेट है, सपोज़ बुलेट इस तरफ v1 स्पीड से जा रही है और ये मेरी गन है वो v2 स्पीड से रिकॉइल हो रही है। ये इसको सबस्क्रिप्ट दे देते हैं, ये v बुलेट और ये इसकी स्पीड है v गन। तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या बनेगा, फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू वही मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। ऊपर एरो इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ मैं, किधर है, हाँ ये रहा, मास ऑफ, इधर से, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, जो हमको क्या दे रही है, फाइनल मोमेंटम दे रही है। क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में यही कर देते हैं, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, फाइनल मोमेंटम क्या है, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके आप वी जी की वैल्यू, मतलब वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकते हो, वही तो रिकॉइल स्पीड होगी। इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसमें अच्छी तरह से सॉल्व किया होगा। आगे तो सिंपल मैथमेटिक्स है, छोटे बच्चे तो हो नहीं, बस क्या करना है, पहले ये वाली टर्म है इसको लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाना, फिर ये जो मास ऑफ गन है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास वी जी की वैल्यू आ जाएगी। और वो कितनी आएगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन आपके पास आ जाएगी, वो होएगी विद द नेगेटिव साइन, इधर लिख देता हूँ, विद द नेगेटिव साइन मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको पता है बुलेट हल्की होती है तो बुलेट की स्पीड ज़्यादा होगी, गन भारी होती है तो गन की स्पीड
कम होगी, लेकिन मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमने आर्टिकल किया है ना, इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है, इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। बस हमको ये देखना है कि अंदर से जितने मर्जी फोर्स लगते हो सिस्टम के अंदर, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना ना, तो मोमेंटम कंजर्व कर दो। बस इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के इक्वल रख दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे एक्शन रिएक्शन फोर्स, जिससे हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद न्यूमेरिकल्स के साथ डील करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।